नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह स्वागत करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आने वाले आगामी सभी एग्ज़ामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। सो दोस्तों, वीडियो को अच्छे से देखिएगा और शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबाएं, ताकि इससे लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी ने हाल ही में शपथ ली है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र मुर्मू को देश का 14वां सीएजी नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 2 है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें पद की शपथ दिलाई है। और ऑप्शन 3 है संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 3, क्योंकि गिरीश चंद्र मुर्मू को देश का 14वां सीएजी नियुक्त किया गया है और तीसरा में 148 के अंदर ये आपका आता है महालेखा परीक्षक का। चलिए दोस्तों, इनके बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। कृपया कलम और नोटबुक लेके बैठे, ताकि मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उसे लिखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए कुछ पॉइंट लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 है 13वें सीएजी थे आपके राजीव महर्षि। 13वें सीएजी राजीव महर्षि जी थे। दूसरे नंबर पे इनका कार्यकाल था 7 अगस्त 2020 को पूरा हो गया था राजीव महर्षि जी का कार्यकाल। तीसरा में है सीएजी का फुल फॉर्म भी कभी कभी आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसलिए आप इसका फुल फॉर्म अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। जबकि चलिए अगला चौथा इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन के बारे में। एक संवैधानिक पद है, ठीक है, यानी इसका संविधान में वर्णन किया गया है। वो तो मैं पहले ही बता ही दिया दोस्तों कि अनुच्छेद 148 में वर्णित है। चलिए 5वां इसका पॉइंट है, वो है सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये 6 वर्ष और 65 वर्षों के लिए जो पहले पूरा हो जाए उसके लिए नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 वर्ष और 65 वर्ष का अर्थ आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो इसके लिए मैं एक दिन अलग से समझाऊंगा, इसी टॉपिक पे पूरा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए छठे पॉइंट की ओर चलते हैं। सीएजी को संसद के दोनों सदनों द्वारा अयोग्य प्रस्ताव से ही हटाया जा सकता है और उसको हटाने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले और उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पे। सिंचित निधि द्वारा इसका वेतन तो दिया ही जाता है, साथ में सिंचित निधि को वर्णित जो है सो अनुच्छेद 266 में किया गया है संविधान में आपका। उसके बाद चलिए 8वें पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले सीएजी का नाम बताइए दोस्तों, अगर आपको जानकारी है तो। नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले सीएजी वीर नरहरि राव थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व स्तनपान सप्ताह यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। किस सप्ताह में मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, जुलाई के अंतिम सप्ताह में, अगस्त के पहले सप्ताह में, अगस्त के दूसरे सप्ताह में, अगस्त के तीसरे सप्ताह में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको कुछ मुख्य पॉइंट बता रहा हूँ, कृपया इसे भी आप नोट कर लें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, मैं जो ये आपको 6-7 पॉइंट बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन में 7 पॉइंट, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ। 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्तनपान को प्रोत्साहित तथा समर्थन देने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा पॉइंट है
पहली बार यह कब मनाया गया था? तो यह पहली बार 1992 में मनाया गया था दोस्तों, जो कि वर्ल्ड एलियंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन यानी WABA शॉर्ट में बोले तो इसके द्वारा मनाया गया था। WABA के द्वारा पहली बार 1992 में इसे मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब इसका चौथा पॉइंट देखते हैं। 2020 का इसका थीम क्या है, यानी विश्व स्तनपान दिवस जो है इसका 2020 का थीम क्या है? तो इसका 2020 का थीम है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लानेट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो रही होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 3 अगस्त को, ऑप्शन बी है 5 अगस्त को, ऑप्शन सी है 7 अगस्त को और ऑप्शन डी है 9 अगस्त को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7 अगस्त को हथकरघा दिवस हम मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो आप पॉइंट वाइज करके लिख लीजिए। पहला, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है देश के बुनकरों की आय को बढ़ाना और देश के सामाजिक और आर्थिक योगदान के महत्व के बारे में जागरूकता को फैलाना। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में। इसी दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन आपका हुआ था, इसलिए हम 7 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, और ये स्वदेशी आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन के लिए पहला बार सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा पॉइंट लिख लीजिए इसके बारे में। इसको पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार दोस्तों इसको मोदी जी के कार्यकाल में 7 अगस्त 2015 को चालू किया गया हथकरघा दिवस। इससे पहले नहीं होता था अपने इंडिया में। ठीक है दोस्तों, और अभी जो फिलहाल 2020 में हम लोग मना रहे हैं वो 6वां हथकरघा दिवस है दोस्तों। ठीक है, 6ठा हथकरघा दिवस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला RBI की हाल ही में संपन्न हुई चालू वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट नंबर ही हो जाएगा, देखिए दोस्तों, नीति रिपो दर, यानी ये गलत है। नीति रिपो दर 4.5% नहीं है दोस्तों, बाकी सब सही है। प्रत्यावर्ती रिपो दर 3.65 है, बैंक दर 4.25 है, तो इसलिए इसका फर्स्ट ही गलत हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता दे रहा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। इसका जो RBI का मौद्रिक नीति का समीक्षा बैठक जो है 4 से 6 अगस्त के बीच में किया गया है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है दोस्तों, पहले जैसे था वैसे ही सभी रेटों को रखा गया है। जैसे कि मैं आपको बता भी दूं, इस बैठक में रेपो दर 4% किया गया है। ठीक है, रिवर्स रेपो दर 3.65% किया गया है। बैंक दर जो है दोस्तों वो 4.25% किया गया है। CRR दर जो है दोस्तों ये आपका 3% किया गया है और SLR जो है 18% किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब RBI के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं दोस्तों कि RBI क्या है, कैसे है। तो पहला लिख लीजिएगा आप पॉइंट बना के दोस्तों कि RBI का गवर्नर जो हैं अभी फ़िलहाल में शक्तिकांत दास हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा लिख लीजिएगा कि अगर देखिए रेपो, बहुत से आदमी बोलते हैं कि रेपो दर कम गया, तो रेपो दर कमने का मतलब क्या है? रेपो दर कमने का मतलब है कि RBI जिस बैंक को भी अब पैसा देगी तो उसको कम लोन में पैसा प्रोवाइड करेगी। ठीक है दोस्तों, और जब हम बैंक से लोन लेने जाएंगे, जैसे होम लोन हो गया, कार लोन हो गया या किसी भी चीज़ पे लोन लेते हैं, तो वो बैंक भी हमें कम ही ब्याज पे लोन प्रोवाइड करेगी। तो इसलिए अगर रेपो दर कमता है तो ये डायरेक्ट रूप में कस्टमर को फ़ायदा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा इसके बारे में पॉइंट लिख लीजिए कि RBI की स्थापना कब हुई थी।
तो आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन से एक्ट के द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई थी, तो ये भी लिख लीजिए दोस्तों। आरबीआई का एक्ट जो है 1934 के तहत इसका स्थापना हुआ था। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट लिखिए। अच्छा, पहले इसका मुख्यालय कहाँ था, ये भी पूछ सकता है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था, जो कि 1937 में बदल के मुंबई कर दिया गया। अभी फ़िलहाल में मुंबई में है दोस्तों, पहले कोलकाता में था। ठीक है। और एक बात और दोस्तों कि ये पहले जो है निजी हाथों में था आरबीआई, बट 1949 के बाद ये भारत सरकार का उपक्रम हो गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सारे जितना भी पॉइंट मैंने बताया है सभी अच्छे से समझ आया होगा। भारत ने मत्स्य पालन सुविधाओं के लिए हाल ही में किस देश को ऋण सुविधा प्रदान की है? ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन है। श्रीलंका को, बी है मालदीव को, सी है भूटान को और डी है नेपाल को। तो भारत ने अभी हाल फिलहाल में दोस्तों मालदीव को जो है सो मत्स्य पालन के लिए पैसा प्रोवाइड किया है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं कि मालदीव का इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी यानी MIFCO शॉर्ट में उसको बोलते हैं, इसको भारत सरकार ने मछली पालन हेतु 1.8 करोड़ डॉलर का ऋण दिया है दोस्तों। 1.8 करोड़ डॉलर का ऋण MIFCO को भारत सरकार ने दिया है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है। पहला ऑप्शन है मनोज सिन्हा, दूसरा है राजीव महर्षि, तीसरा है अजय कुमार भल्ला और चौथा है राजीव गौबा। तो दोस्तों अभी रिसेंटली कल या परसों में ही ये जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल आपको मनोज सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, अब इसके बारे में आपको मैं कल भी बता चुका हूं मनोज सिन्हा जी के बारे में। ये बीजेपी के नेता हैं और इनको अभी जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। और बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? यानी जापान जो है हिरोशिमा दिवस कब मनाता है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस दिन जापान पे बम गिरा था उसी दिन वो हिरोशिमा दिवस मनाएगा। ऑप्शन है 1 अगस्त को, 2 अगस्त को, 5 अगस्त को, 6 अगस्त को। तो 6 अगस्त को दोस्तों हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, चूँकि 6 अगस्त को ही अमेरिका ने जापान पे बम फेंका था, जापान के हिरोशिमा पे, और 9 अगस्त को बम फेंका था जापान के नागासाकी पे। ठीक है दोस्तों, इसलिए 6 अगस्त को जापान प्रत्येक वर्ष हिरोशिमा दिवस और शांति दिवस के रूप में मनाता है, और बहुत से देश इसी दिन को काले दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से संबंधित समाचार हाल के दिनों में चर्चा में रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 3 कथन आपके सामने है। कथन 1 है राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को किया गया, जो कि बिल्कुल राइट है। दूसरा है प्रस्तावित राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी, ये भी सही है। तीसरा गलत है दोस्तों, कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी दी है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने महिला विश्व टीम स्क्वाश चैंपियनशिप 2020 में हिस्सा लेने का फैसला नहीं किया है। यह प्रतियोगिता आयोजित किया जाना है। ऑप्शन ए है जापान में, ऑप्शन बी है थाईलैंड में, ऑप्शन सी है मलेशिया में और ऑप्शन डी है चीन में। तो दोस्तों ये प्रतियोगिता आपका मलेशिया में किया जाना है, जबकि भारतीय टीम ने कोरोना वायरस के कारण, ये जो लॉकडाउन लगा है कोविड-19 के कारण,
तो इनका अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाया, इसलिए प्लेयरों ने मना कर दिया कि नहीं, वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए भारत के जो टीम के मुख्य लोग थे उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, छोड़िए, अब अगले इस साल नहीं, अगले साल जाया जाएगा। तो ये प्रतियोगिता दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुआलालंपुर, मलेशिया के कुआलालंपुर में खेला जाएगा और ये 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।